मेरा नाम तेजस है। मैं अपने मामा मामी के घर पर रहता था। वो लोग मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे। उनके घर में मेरी हैसियत सिर्फ नौकर की तरह थी। एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन जब मैं पढ़ लिख कर काबिल इंसान बन गया तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। लेकिन उनकी एक निशानी थी जो इस दुनिया में रह गई थी, और उससे मैं अपना बदला ले सकता था। मैं उनकी बेटी को अपने घर ले आया और उस पर वही अत्याचार करने शुरू कर दिए जैसा उसके माता पिता ने बचपन में मेरे साथ किए थे। मैंने उसे अपने घर के कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन न जाने वो इतने पहरा होने के बावजूद भी कहीं न कहीं गायब हो जाती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर तुमने कहीं भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़मीन से भी खोद कर निकाल लूँगा, इसलिए मेरे साथ चालाकी मत करना। वो मेरी बातों को खामोशी से सुनती रहती थी। उसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने उसे घर के अंदर दाखिल होते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे पूछा कि आखिर इतने सख्त पहरे के बावजूद भी तुम कैसे घर से बाहर चली जाती हो और किसी से मिलने के लिए जाती हो, कैरेक्टरलेस लड़की। मेरी बात पर उसे गुस्सा आ गया। शायद उसे अपना किरदार बिल्कुल साफ लगता था, इसलिए उसने उस दिन अपना मुंह खोल लिया था और मुझे एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताया जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उस लड़की के लिए मेरे दिल से नफरत इस समय खत्म हो गई थी। यहाँ हर दिन मेरा मारपीट के साथ गुजरता था। मेरे साथ बुरी तरह से मारपीट की जाती थी। मैं अपने मामा मामी की अपनी औलाद नहीं था ना, इसलिए वो मेरे साथ ये सब कुछ करते थे। मैंने जान लिया था कि इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं बस एक नौकर से ज़्यादा यहाँ कुछ भी नहीं था। मामी का बर्ताव तो मेरे साथ और भी बुरा रहता था। वो दिन रात मुझ पर चिल्लाती रहती थी। थोड़ी भी गलती हो जाती तो फौरन थप्पड़ मार दिया करती थी। मामा भी ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस जब उन्हें गुस्सा आता तो वो भी मुझे मार लिया करते थे, और जब उनको ज़्यादा ही गुस्सा आता तो वो मुझे खाना नहीं देते थे। मैं इस घर में कई कई दिन और रातों तक भूखा प्यासा रहा था। मेरे मामा मामी की एक बेटी भी थी। वो उससे बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा घर में एक तरफ बैठी रहती थी, मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उनकी बेटी थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो लगभग मेरी ही उम्र की थी। उसका नाम प्रगति था। उसके अलावा मामा मामी की कोई औलाद नहीं थी। वो हर काम में बहुत माहिर थी। इस घर में उसकी बहुत इज्जत होती थी, और होती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो उनकी अपनी बेटी थी। वो मेरे साथ साथ ही बड़ी हो रही थी। जब उसके माता पिता उसकी इज्जत किया करते थे तो मैं उसे नज़रअंदाज किया करता था। धीरे धीरे मेरे अंदर उसके लिए नफरत बढ़ने लगी। मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों था, लेकिन शायद इसलिए कि वो मुझसे बेहतर थी और उनकी बेटी थी। मेरी आंखों के सामने उसे प्यार किया जाता था और मुझे धुतकारा जाता था। उस पर तो वो भी हाथ नहीं उठाते थे। कभी उसे भूखा नहीं सुलाते थे, कभी उससे घर के काम नहीं करवाते थे। वो चाहे जैसी भी थी तो उनकी बेटी, और मैं कुछ भी नहीं था। बचपन में ही मैंने अपना गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर दिया। कभी उसके खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया करता था, तो कभी उसकी चाय बहुत मीठी कर दिया करता था। कभी उसके कमरे की लाइट बंद करके भाग जाता था, और कभी उसको कमरे के अंदर बंद कर दिया करता था। एक दिन मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया। उसने कुछ भी नहीं कहा। वो खामोशी से मुझे देखती रही। एक दिन मैंने ज़ोर से उसके बाल पकड़ लिए। वो रो भी नहीं रही थी और चिल्ला भी नहीं रही थी। पता नहीं किस मिट्टी से बनी हुई थी। मैं उसकी इस मासूमियत का और ज़्यादा फ़ायदा उठाता था, क्योंकि वो मुझसे भी कुछ नहीं कहती थी और अपने माता पिता से भी मेरी शिकायत नहीं करती थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मामी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं प्रगति को मार रहा था। मामी ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने कहा कि तेरी इतनी हिम्मत इसके ऊपर हाथ उठाने की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो डर कर सहमी हुई एक तरफ खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। भले ही प्रगति ने कभी मेरे मामा मामी से शिकायत नहीं की थी, लेकिन उस दिन मैं रंगे हाथों पकड़ा गया था। जब मामी जी ने मुझे प्रगति पर हाथ उठाते हुए देख लिया, उन्होंने फौरन ही मुझे पकड़कर मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगाया और कहने लगी कि आज तू नहीं बचेगा। तू इस पर हाथ उठा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने पीछे हटने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। वो मुझे मजबूती से पकड़कर मार रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं आज यहाँ पर रहा तो रात को मामा आएंगे तो वो मुझे डबल मारेंगे। आखिरकार उनकी बेटी पर हाथ उठाते हुए जो उन्होंने मुझे देख लिया था, मुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी थी।
वो लोग मुझे अपने घर से निकालना नहीं चाहते थे। वो सारी जिंदगी मुझसे अपनी सेवा करवाना चाहते थे। मैंने उसी समय चालाकी दिखाई और अपने आप को बचाने के लिए मामी का हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगा। मामी मुझे रोक रही थी, मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन मैं घर का दरवाज़ा पार कर चुका था। रात के अंधेरे में मैं घर से निकल चुका था। मेरे मामा देर से घर आते थे और उस रात भी वो घर देर से ही आने वाले थे। मुझे उनके आने से पहले ही घर से भागना था और मैं ऐसा कर चुका था। मैं इतनी तेज भागता जा रहा था कि मुझे अपना भी होश नहीं था। मैंने वापस पीछे पलटकर नहीं देखा, जबकि मामी मुझे बार बार आवाज़ लगा रही थी कि कहाँ भाग रहा है, यहाँ, अगर तू कहीं चला गया तो तेरी खैर नहीं है। लेकिन मुझे किसी की बात नहीं सुनाई दी। प्रगति गंभीर हालत में ज़मीन पर बैठी हुई थी। मैं सड़क पर नंगे पैर और खाली हाथ दौड़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं भागते भागते कहाँ पहुँचूंगा। बस मुझे भागना था बहुत दूर। मैं इन लोगों से बहुत दूर जाना चाहता था ताकि ये मुझे कभी न पकड़ सके और वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल न कर सके। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इनका कहना था कि जब तेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तब हम तुझे अपने घर ले आए थे और हमने तेरी परवरिश की है। तेरी जिम्मेदारी है कि तू नौकरों की तरह इस घर में काम करे और हमारी बात माने। मैं भागते भागते कई गलियां पार कर चुका था। मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन रुकना मौत के बराबर था। आखिरकार मैं एक सुनसान गली के कोने में दुबक कर बैठ गया। भूख और थकान से मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं। मेरा पेट कई दिनों से खाली था। मैंने सर दीवार से टेक लिया और आंखें बंद कर ली थी। मुझे पता नहीं कितनी देर गुजर गई, शायद मेरी आंख लग गई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली तो दिन निकल आया था। मेरे कपड़े मिट्टी में गंदे हो चुके थे, शरीर अकड़ गया था। मैंने इधर उधर देखा तो कुछ मजदूर सड़क पर जा रहे थे और कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। मेरा पेट खाली था, जिसकी वजह से पेट में दर्द उठ रहा था। मुझे सिर्फ एक ही सोच आ रही थी कि किसी न किसी तरह खाने का बंदोबस्त करो, मगर कैसे? मैं चलता जा रहा था। फिर चलते चलते मैं बाजार के पास पहुंच गया। वहां एक छोटा सा ढाबा खुला हुआ था जहां पर गरम गरम पराठों की खुशबू आ रही थी। मेरा मन किया कि जाकर कुछ मांग लूं, मगर मैंने जान लिया था कि दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। मैं खामोश खड़ा रहा। जब एक आदमी ढाबे से खाना लेकर बाहर आया तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई। उस आदमी ने गरम गरम आलू के पराठे चाय के साथ कस्टमर के लिए टेबल पर लाकर रखे। मैं जल्दी से भाग गया और मैंने फौरन ही उनकी प्लेट से एक पराठा उठा लिया और वहां से भागने लगा। अभी मैं 2-3 कदम ही गया था कि किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा तो वही लोग थे जिनका पराठा मैंने चुराया था। शोर मचाने पर वहां ढाबे के सारे लोग जमा हो गए थे। वो कहने लगे कि हमारी प्लेट से पराठा चुराकर भाग रहा है। तभी ढाबे का मालिक आया। उसने कहा, चोर कहीं के, अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। वो जोर से चिल्लाया था। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ साहब, बस एक पराठा खाने दो। लेकिन वहाँ कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर ढाबे का मालिक मुझे अपने साथ अंदर ले आया और कहने लगा कि तेरी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, तुझे यहाँ खाना मिलेगा। बता, काम करेगा तभी तुझे यहाँ खाना दिया जाएगा। मैंने जी जी कर सर हिला दिया। मुझे लगता था कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ढाबे की दीवारें चिकनाई से भरी हुई थी। जमीन पर पानी और गिरे हुए खाने के टुकड़े बिखरे हुए थे। मुझे अंदर ले जाया गया तो देखा कि बावर्ची गर्मी में खड़ा हुआ धुएं के बीच खाना बना रहा था, मगर पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। ढाबे के मालिक ने मेरी तरफ देखा, फिर उंगली से एक कोने की तरफ इशारा किया जहां झाड़ू रखी हुई थी और कहने लगा कि पहले सफाई कर, उसके बाद बर्तन धोना, फिर जो कुछ बचा हुआ खाना होगा वो तुझे मिल जाएगा। इस मालिक के शब्दों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं अभी 13 साल का ही तो बच्चा था। मैंने सर झुका दिया, झाड़ू उठाई और काम में लग गया था। भूख की वजह से मेरे हाथ पैर नहीं चल पा रहे थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, मगर भूख भी कमज़ोरी से ज़्यादा ताकतवर होती है। सफाई लगाने के बाद मैं बर्तन धोने खड़ा हो गया था। बर्तन गर्म पानी से धोने थे और गर्म पानी से बर्तन धोते समय मेरा हाथ जल गया, मगर मैंने हार नहीं मानी। लेकिन रात के अंतिम समय में जब सारे कस्टमर जा चुके थे तो मालिक ने एक प्लेट मेरे सामने रखी, थोड़े से चावल, सब्जी, 2 पराठे, एक कटोरी दही, और कहने लगे कि इससे तेरा पेट भर जाएगा।
मैंने झट से खाना शुरू कर दिया, जैसे बरसों से कुछ ना खाया हो। ये जिंदगी चलने लगी। दिन से रात हो जाता था। ढाबे में काम करते करते कभी कभी तो मालिक की गालियां भी सुनाई पड़ती थी, धक्के भी खाए जाते थे, मगर कम से कम यहाँ एक समय का खाना तो मिल रहा था। लेकिन मैं जानता था कि ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं हो सकती। मैं इस ढाबे में नहीं मर सकता था। मुझे यहाँ से निकलना होगा, मगर कैसे? मेरे पास ना तो पैसे थे, न कोई मुझे सहारा देने वाला था, न कोई मेरा मददगार था। मैंने सुना था कि किस्मत कभी कभी अजीब तरीके से दरवाज़ा खटखटाती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक दिन ढाबे में एक अमीर आदमी आया, सूट बूट पहने, बड़ी सी गाड़ी में बैठकर। उसके कपड़े बड़े महंगे थे, हाथ में घड़ी थी और दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से सिगरेट पकड़ा हुआ ढाबे के अंदर दाखिल हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे दुनिया उसके कदमों में है। मैं जल्दी से जाकर उसकी टेबल साफ करने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? मैंने झिझकते हुए कहा कि मेरा नाम तेजस है। वो मेरी बात पर मुस्कुरा दिया, जैसे किसी दिलचस्प चीज पर उसकी नजर पड़ गई हो। उसने पूछा, माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? घर वालों ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए छोड़ दिया है या फिर अनाथ हो? मैंने कहा, आपने ठीक कहा साहब, मैं अनाथ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। 2 रोटियां खाने के लिए यहाँ पर काम करता हूँ। मेरी बात पर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, अपना भविष्य सुधारना चाहते हो? मैंने हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगा। मैं कुछ देर तक तो खामोश रहा, फिर पीछे मुड़कर इस ढाबे को देखा जहां मैंने कई दिन गुजार लिए थे। फिर इस आदमी की तरफ देखा जिसके शब्दों में कोई जादू था। मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है। मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। मेरे लिए एक तरफ वो जगह थी जहां मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा मौका था जो शायद दोबारा कभी न मिलता। मैंने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि अच्छा चलो मेरे साथ। उसने कहा और कुर्सी से उठा। मैंने पीछे मुड़कर ढाबे के मालिक की तरफ देखा, जैसे उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं था, जैसे मैं उसके लिए कुछ था ही नहीं। मैंने आखिरी बार इस गंदी और बदबूदार जगह पर नजर डाली जहां मैंने कई दिन गुजारे थे। गाड़ी बाहर खड़ी थी। चमकती हुई बड़ी सी गाड़ी के अंदर बैठने की एक प्यारी सी खुशबू ने मेरे दिमाग को सुकून पहुंचा दिया था। मैं कभी इतनी आरामदायक सीट पर नहीं बैठा था। वो आदमी ड्राइवर के बराबर में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी थी। रास्ते में उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस बार बार सिगरेट पी रहा था। मैं खामोश बैठा खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा डर भी था और जुनून भी था। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुक गई थी। इतना बड़ा घर जो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। यह मालिक उतर गया। मैं भी झिझककर दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया था। जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल हुए तो घर में इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी रोशनी नहीं देखी थी। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक महल था, जगमगाता हुआ महल। मैंने अपने गंदे कपड़ों पर नज़र डाली और ख़ुद को वहाँ बिल्कुल अजनबी महसूस किया, मगर ये आदमी सीधा अंदर चला गया। मैंने एक गहरा सांस लिया और उनके पीछे पीछे चला गया। घर बहुत ही चमकदार साफ था। उन्होंने मुझे एक बड़े से हॉल में बिठा दिया और ख़ुद अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक नौकर आया, साफ सुथरे कपड़ों में, और उसने मेरे आगे खाने की थाली रख दी। थाली में कई वैरायटियों का खाना था, राजमा, पनीर की सब्जी, वेज कबाब और गोभी के पराठे। इतना बहुत खाना तो मैंने सिर्फ दूसरों को हमेशा सर्व किया था, खुद नहीं खाया था। आज इतनी भरपूर खाने से थाली मेरे सामने रखी हुई थी। मैंने खाने के लिए हाथ बढ़ाया और खाना खाने लगा। जब वो कमरे से बाहर आए तो मैं खाना खा चुका था। वो मेरे सामने बैठ गए और सिगरेट पीने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन सब कुछ फ्री में नहीं मिलता, कुछ चीज़ों की कीमत अदा करनी पड़ती है। उनकी बात पर मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा कि आखिर उनकी इस बात का क्या मतलब है। मैं बस ये जानता था कि मेरी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना मुलायम बिस्तर देखा था और नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। अब मेरी ज़िंदगी यहीं पर गुजरने लगी थी। मैं बहुत खुश था। मुझे बैठे बैठे खाना मिलता था और उसके बाद सुबह को मुझे स्कूल भेज दिया जाता था। शाम को जब मैं वापस आता तो स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर खाना मेरा इंतज़ार कर रहा होता था। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बात थी, वो ये थी
कि मालिक प्रमोद कभी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस हमेशा मेरी पढ़ाई के बारे में ही पूछते थे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, जिस पर मैं उन्हें जवाब दे दिया करता था। रात को जब वो देर से घर आते तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने नशा किया है। एक बार मैंने उनको फ़ोन पर किसी से सख्ती में बात करते हुए सुना था, मेरा काम हमेशा टाइम पर होना चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं सुननी। फिर उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। जब उन्होंने देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ, सुबह तो तुम्हें स्कूल भी जाना है। लेकिन उनकी आंखों में मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। वक्त गुजरता गया और मैं जवान हो चुका था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया था कि अब वो मुझ पर गुस्सा करने लगे थे और कुछ समय के बाद वो मुझे अपने साथ ले जाने लगे, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट या बड़ी बड़ी बिल्डिंग में। लेकिन फिर जो वक्त गुजरता गया, मैंने नोटिस किया कि वो जहाँ जा रहे थे और जिन लोगों से मिल रहे थे और जो काम किया करते थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे। दरअसल वो इल्लीगल काम करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे एक सुनसान जगह ले जाकर कहा कि दुनिया सीधे तरीके से चलाने के लिए नहीं बनी है। अगर यहाँ सुकून से जिंदगी गुजारनी है तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम करना होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, जो वो अब सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। मैंने सर हिलाकर कहा कि जी, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। 13 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक के सफ़र तक उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। हालांकि 2 साल की उम्र से लेकर 12 साल की उम्र तक मेरे मामा मामी ने मुझे बहुत सताया था। मैं उनके भी सारे अत्याचार नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था और मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कोई ऐसा काम करने जा रहा हूँ जहाँ से वापस लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो एक गैंगस्टर थे और मुझे भी उन्होंने अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। वो गैर कानूनी हथियारों की तस्करी भी किया करते थे। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं इस दुनिया में कदम रख चुका हूँ। मैं अब उनका दायां हाथ बन चुका था। पहले सिर्फ मैं सब कुछ देखता रहता था, लेकिन फिर सारे काम मेरे हाथ में आने शुरू हो गए थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने खुद को भी मालिक प्रमोद जैसा ही समझ लिया था। मुझे यकीन हो गया था कि असली ताकत पैसे की होती है जो हर दरवाज़ा खोल सकती है। मैं सड़कों पर भटकने वाले उस लड़के को मारकर अपना दोबारा से जन्म ले चुका था, जिसे एक समय की रोटी के लिए भी बर्तन धोने पड़ते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे दुबई जाने की ऑफ़र दी। कहा कि तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम दुबई जाकर हमारे काम को अंजाम दे सको तो बहुत कामयाब हो सकते हो। असली काम सीखोगे, फिर वापस आकर सब कुछ संभालोगे तो आसानी हो जाएगी। वो मुस्कुराकर कह रहे थे। मैंने उनकी बात को मान लिया और फिर मैं दुबई चला गया। मुझे वहाँ पर पूरे 5 साल लग गए थे। वहाँ की ज़िंदगी अलग थी, दुनिया अलग थी, मगर एक चीज़ जो मैं साथ लेकर गया था वो ये सबक था कि ताकत के बिना कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेता। मैंने वहाँ अपने और मालिक प्रमोद के काम को खूब आगे बढ़ाया और हमेशा पुलिस की नज़रों से बचता रहा। उनके दिए गए काम भी निपटाता रहा। मेरे रास्ते अलग हो गए थे, मेरे हाथ मजबूत हो गए थे और कुछ सालों में मुझे वो जो प्रमोद मालिक बनाना चाहते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे वापस इंडिया बुला लिया। मैं इंडिया लौट आया था। यहाँ आने के बाद मुझे खबर मिली कि मामा मामी की मौत हो चुकी है। उन लोगों की मौत पर मुझे कोई अफसोस महसूस नहीं हुआ था, लेकिन एक सवाल था जो मेरे दिमाग में अभी भी गूंज रहा था। वो थी उनकी बेटी प्रगति, उसका क्या होगा? मैं इस सवाल को इग्नोर नहीं कर सकता था। इसलिए उन दोनों की मौत की खबर सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब से बदले की आग भड़कने लगी। अब तो मैं मजबूत भी हो गया था और कामयाब भी हो गया था। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मालिक प्रमोद अपने किसी काम के सिलसिले में लंदन जा रहे थे। पता नहीं प्रगति अपने माता पिता के बिना क्या कर रही होगी। मैंने सोचा कि उसके माता पिता से तो मैं बदला नहीं ले सका, वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए, लेकिन मैं उनकी बेटी से तो बदला ले सकता हूँ ना, जो उन्होंने बचपन में मेरे साथ किया उसका। और फिर वो तो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। जब उसे तकलीफ पहुँचेगी, वही तकलीफ जो एक समय में और उसके माता पिता ने मुझे दी थी, तो फिर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और सोचा कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मैं इस ख्याल के दिमाग में आते ही खुद को रोक नहीं सका और फौरन ही मामा मामी के घर चला गया। उस घर में जहाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं उनके उस टूटे फूटे घर में पहुँचा जो अब और ज़्यादा पुराना हो चुका था। घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी।
शायद प्रगति को घर में मेरे दाखिल होने से किसी के आने की आहट हो गई थी। वो फौरन ही कमरे से बाहर आई और मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, तुम? सालों बाद भी वो मुझे पहचान गई थी, मगर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वो रोने लगी, मेरे करीब आई। उसे लगता था कि मैं उसे खामोश करवाऊंगा, उसको तसल्ली दूंगा, लेकिन मैंने तो मामा मामी के मरने की वजह भी नहीं पूछी, क्योंकि सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उसको देखते ही उस पर गुस्सा आ गया था। शायद पुरानी नफरत थी जो उसे देखकर और ज्यादा उभर गई थी। वो रोकर कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे? पता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं उसकी बात पर धीमे से हंसा। एक घमंड भरी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। मैंने कहा, तुम्हारी आंखों में मेरे इस घर में आ जाने से खुशी के आंसू हैं या फिर अपने माता पिता की मौत के गम के आंसू हैं? वो गौर से मेरा चेहरा देखने लगी, ऐसे जैसे मेरी बातों पर हैरान हो गई हो। मैंने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं रहने दूंगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। पहले की तरह आज भी वो पूरी तरह से खामोश थी। मैंने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी? वो धीमे से शब्दों में कहने लगी, क्या सच? मैं जानती थी कि तुम एक न एक दिन यहाँ जरूर आओगे मुझे लेने के लिए। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों थी कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा? चलो, तुम्हारी उम्मीद पूरी हो गई है, अब मेरे साथ चलो। मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर मालिक प्रमोद के घर ले आया था। हालांकि अब मैं अपनी कमाई से और भी घर खरीद चुका था। काफ़ी समय मैंने इस घर में गुजारा था, इसलिए मुझे इस घर की आदत हो गई थी। मैं गाड़ी चला रहा था और प्रगति मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसने कहा कि तुम तो बचपन से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हो। मैंने भी एक घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, होता भी क्यों नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे माता पिता के तलवे चाटकर गुजार दूंगा? क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मैंने जब उसको ये बात कही तो वो पूरी तरह से खामोश हो गई थी। फिर मैं उसे घर के अंदर ले आया। सारे नौकर हैरानी से देख रहे थे कि आखिर मैं किसी लड़की को घर के अंदर लेकर आया हूँ। नौकर किसी गलत फहमी में ना रहे, इसलिए घर के अंदर दाखिल होते ही मैंने प्रगति को जमीन पर जोर से पटक दिया, जिस पर सारे नौकर हैरान रह गए और ये सब कुछ देखकर घबरा गए। सभी नौकर जानते थे कि मेरा बिहेवियर उन लोगों के साथ कैसा रहता है। प्रगति के साथ मेरा ऐसा बर्ताव देखकर वो सभी हैरान हो चुके थे। कुछ प्रगति का हाल भी ऐसा ही था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी कर रहा हूँ? मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुमसे अपना बदला ले सकूं, उन जुल्मों का बदला जो कई सालों पहले मेरे साथ किए गए थे, जो तुम्हारे माता पिता ने किए थे। प्रगति ने मेरे आगे जल्दी से हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, तेजस, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि यहाँ अब तुम्हें सज़ा मिलेगी उन कर्मों की जो तुम्हारे माता पिता ने किए, तो तुम मुझे अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही हो। उसने गर्दन हिलाते हुए इस बात का इनकार किया, लेकिन मैंने उसे ज़मीन से उठाया और उसके कंधों को ज़ोर से झंझोड़कर कहा, तुम ही हो जिसकी वजह से हमेशा मामा मामी ने मुझे तुमसे नीचे समझा और वो हमेशा मुझे तुमसे कंपेयर किया करते थे। वो मेरी इतनी ऊंची आवाज़ से बहुत डर गई। सब नौकर भी अपनी जगह पर शॉक खड़े रह गए। आज सबने मुझे पहली बार इतने गुस्से में देखा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस तरह से मुझे उस घर में नौकर बनाकर कैद करके रखा गया था, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तुम्हें सज़ा दूंगा। वो कहने लगी कि मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ पकड़कर उसे अपने घर के छोटे से स्टोर रूम में लेकर चला गया, जहाँ पर घर का सारा पुराना कबाड़ रखा जाता था। मैंने उसे वहाँ धक्का दिया। वो जोर से ज़मीन पर जा गिरी थी और कहा कि तुम्हारा बुरा समय अब शुरू होता है। मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गई थी। मैंने उसे स्टोर रूम में बाहर से बंद कर दिया। कई कई दिन मैं उस घर में भूखा रहा था। मुझे खाना नहीं दिया जाता था। अब यही सज़ा मैं इस लड़की को देने वाला था। 2-3 दिन गुजर गए थे और मैं अपने काम में बिजी हो गया था। जब मैं दोपहर के समय उससे कमरे में मिलने के लिए गया तो वो ज़मीन पर एक तरफ सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसने फौरन ही आंखें खोलकर मुझे देखा। उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे उसे मुझसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने कहा, भूख लग रही है? तो उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने तो फौरन ही नौकरानी को आवाज़ लगाई और कहा कि खाना लेकर आओ। नौकरानी थाली में खाना लेकर आ गई थी। मैंने वो थाली उसके आगे करते हुए कहा, लो खाना खा लो। उसने खाने को एक्साइटमेंट भरी नज़रों से देखा और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने खाने की थाली को पीछे कर लिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
मैंने कहा, लो हाथ आगे बढ़ाकर खाना पकड़ो। लेकिन जब जब वो हाथ आगे बढ़ाकर खाना पकड़ने की कोशिश करती, मैं अपना हाथ पीछे कर लिया करता था। मैं उसे तंग कर रहा था और मुझे ये सब कुछ करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वो भूखी है, लेकिन उसने अपने होठों से कुछ भी नहीं कहा। उसको तंग करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया। फिर मालिक प्रमोद घर आ गए। उन्होंने बताया कि वहाँ उनका ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए वो घर वापस आ गए। अगले महीने उनका जाना हो सकता था। फिर उन्हें नौकरों के थ्रू पता चला कि मैंने घर में एक जवान लड़की को कैद करके रखा है। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और पूछा कि स्टोर रूम में तुमने किसी लड़की को बंद किया है, आखिर उससे किस बात का बदला ले रहे हो। मैंने कहा कि बस उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दुश्मनी निभाओ, लेकिन एक बात याद रखना, दुश्मन के बारे में पहले अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसे हम दुश्मन समझ रहे हैं असल में वो किसी बड़ी हकीकत का रास्ता हो। उनकी बात गहरी थी, लेकिन मुझे लगता था कि उनकी इस बात का प्रगति से कोई मतलब नहीं है। मैं उनके वापस आ जाने के बाद कमरे में फंस गया था, जिसकी वजह से मुझे प्रगति के पास स्टोर रूम में जाने का मौका नहीं मिल सका। एक दिन जब मैं स्टोर रूम का ताला खोलकर वहां गया तो मैंने देखा कि जिस कोने में प्रगति बैठी रहती थी वो वहां पर थी ही नहीं। मैंने अंदर जाकर स्टोर रूम की तलाशी ली, इधर उधर देखा तो वो मुझे नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मैं पीछे पलटा तो वो मेरे जस्ट पीछे खड़ी हुई थी। उसे देखकर अचानक मैं घबरा गया। उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन थकन नहीं थी। मैंने कहा, कहाँ थी तुम? तो वो कहने लगी, मैं कहाँ हो सकती हूँ, मैं यहीं थी, वहाँ उस टूटी हुई कुर्सी के पीछे बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि स्टोर रूम तो बाहर से बंद था, जिसका ताला मैंने अपने हाथों से लगाया था। उसकी चाबी मेरे कमरे में लगे स्टैंड में टंगी रहती थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा वहम भी हो सकता है। मैंने जल्दी से उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा कि इस स्टोर रूम से कभी तुमने बाहर निकलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो सहम गई और कुछ नहीं बोली। अब मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं सारा दिन काम का बहुत थका हुआ होता था, इसलिए रात को सिर्फ 1-2 घंटे उस पर नज़र रख पाता था। कुछ दिनों बाद जब मैं दोबारा से स्टोर रूम में गया तो मैंने देखा कि वो स्टोर रूम में बैठी हुई थी। पता नहीं, उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे वो कैद में नहीं है। उसके चेहरे पर मुझे भूखा और प्यासे रहने की छवि नज़र नहीं आ रही थी। उसके चेहरे की लकीरें ऐसी नहीं थी जैसी मेरी हो जाती थी। मेरे बचपन में जब उसके माता पिता मुझे भूखा प्यासा रखते थे, मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। एक दिन मैंने घर में मौजूद एक नौकर को पैसे दिए और कहा कि इस लड़की पर नज़र रखो, क्योंकि मैं अपने काम की वजह से इस पर ठीक से नज़र नहीं रख पा रहा था। अगले ही दिन मुझे नौकर ने बताया कि पता नहीं मालिक कैसे, लेकिन पीछे की खिड़की से मैंने इस लड़की को कहीं जाते हुए देखा है। मैंने कहा, कहाँ जाती है ये? तो वो बोला कि साहब ये तो नहीं पता। मैं उस पर चिल्लाया और कहने लगा कि इतना पता लगा लिया था तो तुम्हें इसका पीछा भी करना चाहिए था ना। आखिर किस बात के पैसे लेते हो तुम? आधा अधूरा काम करते हो और पैसे पूरे लेते हो। मेरी बात पर वो खामोशी से अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ज़रूर ये लड़की कहीं ना कहीं जाती है। उस दिन भी मुझे कोई वहम नहीं हुआ था, बल्कि ये लड़की मेरी आंखों में धूल झोंक चुकी थी। मैं गुस्से में भड़कता हुआ स्टोर रूम पर पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले खिड़कियों को अंदर से बंद किया और नौकर से कहकर बाहर से भी बंद करवा दिया था और खिड़की में भी ताला डाल दिया था। मैंने उसका जबड़ा पकड़ते हुए कहा कि बताओ, आखिर कहाँ जाती हो तुम? क्या तुम्हारा कोई आशिक है? अगर है तो उसे यहाँ बुलाओ, मैं उसका सामना करना चाहता हूँ। तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी जान चली जाएगी। ये बात मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। कैरेक्टरलेस लड़की, किससे मिलने के लिए जाती हो? और तुमने इस बात का फ़ायदा उठाया कि खिड़कियाँ खुली हुई हैं तो आसानी से तुम यहाँ से कूदकर निकल जाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इस बात का तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम वापस यहाँ पर आ जाती हो। उसने कहा कि छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने उसका जबड़ा मजबूती से पकड़ा, उसकी कलाई पकड़ी और उसे मरोड़ दिया। वो ज़ोर से चिल्लाई। मैंने कहा कि तुम्हें तकलीफ़ होती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बताओ, कहाँ जाती हो? किससे मिलने जाती हो? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोगों का ना तो कोई रिश्तेदार था और तुम्हारे माता पिता तो मर ही गए, तो फिर ज़रूर तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया होगा। लेकिन क्या हुआ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया?
वो कहने लगी कि तेजस प्लीज़ मुझे छोड़ दो, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम जो चालाकी मेरे साथ खेल रही हो वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह जाएगी। ये कहकर मैंने उसका हाथ एक झटके से छोड़ा और उसे दूर धकेल दिया। वो स्टोर रूम में रखे लकड़ी के टूटे सामान के ऊपर जा गिरी थी, जिसकी वजह से उसे चोट भी आई थी। लेकिन उसके चोट लगना, तकलीफ पहुंचना, ये सब कुछ मेरे दिल का सुकून था। मैं उसको फिर से स्टोर रूम में कैद करके वापस आ गया था और सोच में बैठ गया था कि कई दिनों से मैंने उसे ना तो स्टोर रूम में खाना भिजवाया है और ना ही पानी, तो फिर उसके चेहरे पर वो उदासी क्यों नहीं थी जो एक भूखे प्यासे इंसान के चेहरे पर होती है, और उसके शरीर में वो कमजोरी नहीं थी जो एक समय पहले मेरे शरीर में हुआ करती थी। मुझे इस बात का भी पता लगाना होगा। मुझे लगता था कि वो अब कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उसने फिर से घर से बाहर निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बारे में मुझे नौकर ने बताया। उसने कहा कि मैं इस लड़की का पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक गया था, लेकिन एक जगह जाकर ये लड़की अचानक गायब हो गई और फिर मुझे नहीं मिली। फिर मैं इसका पीछा नहीं कर सका और ना ही पता लगा सका कि ये किससे मिलने के लिए गई थी या फिर कहाँ गई थी। मैं हैरान रह गया था और सोच विचार में पड़ गया था कि अब वो स्टोर रूम से बाहर कैसे निकली। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा। नौकर ने बताया था कि वो दिन के समय कहीं नहीं जाती, लेकिन जहाँ जाती है रात के समय जाती है। मैंने घर के पीछे वाले रास्ते पर पहरा देना शुरू कर दिया था, क्योंकि आगे वाले रास्ते पर गार्ड्स होते थे और पहले ही काफ़ी पहरा होता था। वो 27 सितंबर की रात थी, जब रात के 4:30 बज रहे थे और चारों तरफ खामोशी थी। बस मैं इधर से उधर टहल रहा था। जैसे ही मुझे किसी के आने की आहट हुई तो मैं पेड़ की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया था। मैंने देखा कि सामने से धीमे धीमे कदमों से चलती हुई प्रगति आ रही थी, जिसने अपने दुपट्टे को अपने मुंह पर रखा हुआ था। शायद वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने दौड़कर उसको दबोच लिया। वो घबरा गई, ऐसे जैसे उसके शरीर की जान निकल गई हो। उसे नहीं पता था कि मैं उसे इस तरह भी मौके पर पकड़ सकता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और फौरन उसे लेकर घर के अंदर आया। उसके मुंह पर अपने सख्त हाथों से एक तमाचा लगा दिया, जिस पर वो दंग रह गई थी और अपना गाल पकड़कर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा तुम कहाँ जा रही थी? बताओ आखिर तुम कैसे स्टोर रूम से निकल जाती हो? मैंने जल्दी से उसके बाल पकड़े और कहा कि इतने दिनों से यहाँ तुम्हें खाना भी नहीं मिल रहा, कैद में भी रखा जा रहा है, फिर भी तुम्हारी हालत मुझे नॉर्मल क्यों नजर आ रही है? वो इस पर भी कुछ नहीं बोली। मैंने चिल्लाकर कहा कि बताओ मुझे। उसके चेहरे पर पसीना था, चेहरे पर डर था। उसने अब की बार अपना मुंह खोला और कांपते हुए शब्दों में कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि कौन सी सच्चाई? उसने लरसती हुई आवाज में कहा कि जिन लोगों ने तुम पर जुल्म किया वो तुम्हारे मामा मामी नहीं थे, उन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। मैं तुम्हें जो भी बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम बहुत बड़े डॉक्टर के बेटे हो। दरअसल वो दोनों पति पत्नी कई सालों पहले एक बंगले में नौकरी किया करते थे। उनके पास कोई औलाद नहीं थी। जिस बंगले में वो नौकरी करते थे वहाँ डॉक्टर साहब का एक परिवार रहता था, जो कि एक बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट थे। ये दोनों वहाँ कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी नज़र तुम पर गई। उन्होंने सोचा कि ये डॉक्टर तो बहुत अमीर है, क्यों न इस बच्चे को किडनैप कर लिया जाए और इससे मुँह मांगी कीमत ली जाए। तो उन लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया और जिस घर में ये किराए पर रहते थे वहाँ से फ़ोन करके तुम्हारे माता पिता से फिरौते की रकम मांगी। तुम्हारे माता पिता ने इन लोगों तक रकम तो किसी न किसी तरह पहुँचा दी थी, लेकिन फिर उन्होंने तुम्हें उनके हवाले नहीं किया, क्योंकि तुम अगर उनके पास चले जाते तो सच बता देते कि घर के ही नौकरों ने ही तुम्हें किडनैप किया था। इसलिए तुम्हें बताया गया था कि जब तुम 2 साल के थे तो तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे माता पिता आज भी जिंदा हैं। उस समय तुम्हारी उम्र 4 साल थी और 4 साल का बच्चा नॉर्मली ज़्यादा सफाई से तो नहीं, लेकिन हकीकत के कुछ पहलू बता सकता है। इसलिए वो लोग रकम के साथ साथ तुम्हें अपने साथ ले गए। यहाँ तुम्हें इस शहर में लेकर आ गए। हालांकि इन लोगों ने सोची समझी प्लानिंग की थी। ये लोग तुम्हें किडनैप कर चुके थे। अपने लिए नया घर खरीदने के बाद तुम्हें ये इस शहर में लेकर आ गए और अपने मालिकों के कानों में पहले ही उन्होंने ये खबर निकाल दी थी कि वो कुछ समय बाद यहाँ से नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन जब तुम गायब हुए तो ये लोग तुम्हारे परिवार के साथ मिले रहे ताकि किसी को इन पर शक न हो
और फिर इस तरह जब पुलिस ने तुम्हें हर तरफ ढूंढा तो तुम कहीं नहीं मिले। वक्त गुजरता गया। जब इन लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठंडा हो चुका है तो फिर ये लोग वहां से नौकरी छोड़कर दूसरे शहर का बहाना करके यह इस शहर में आकर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इन लोगों से तुम्हारी परवरिश नहीं हो रही थी। उन्होंने तुम्हें अपने घर का नौकर बनाकर रख दिया। कुछ इसी तरह ये लोग मुझे भी लेकर आए थे। मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। दरअसल वो मेरे माता पिता नहीं बल्कि मेरे चाचा चाची थे। मेरे पिता गांव के जमींदार थे और मेरे चाचा बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां करते आ रहे थे, इसलिए उन्हें गांव से निकाल दिया गया। लेकिन जब मेरे पिता की मौत हो गई और मेरी माँ भी उनके कुछ समय के बाद सदमे में ऊपरवाले के पास चली गई तो उन लोगों ने मेरे पिता की जमीन जायदाद पर अपना कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस बच्ची का ख्याल रखने की जिम्मेदारी लेते हो तो हम हर महीने इसका खर्चा भी तुम्हें भेजते रहेंगे और साथ ही ज़मीनों से आने वाले अनाज के पैसे भी तुम्हें हर महीने मिलते रहेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें इस बच्चे की परवरिश करनी होगी। यही वजह थी कि ये लोग मेरे साथ अच्छा सलूक करते थे और तुम्हारे साथ बुरा। तुम मुझे मारते पीटते थे। जब तुम वहां से गए तब मुझे सच्चाई के बारे में नहीं पता था। तुम्हारे जाने के बाद एक दिन मैंने चाचा चाची को आपस में बातें करते हुए सुना था कि किस तरह से उन्होंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से अलग कर दिया। और बाकी की सच्चाई तो मुझे तब पता चली जब चाचा तो हार्ट अटैक आने की वजह से मर गए, लेकिन चाची को एकाएक भयानक बीमारी लग गई जिसकी वजह से उनकी मौत बहुत करीब आ गई थी। मैंने उनकी बीमारी में उनकी काफ़ी सेवा की। उन्हें लगता था कि वो मर जाएंगी, इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि मैं कौन हूँ और तुम कौन थे। वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। साथ ही साथ अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझे साफ साफ शब्दों में तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे माता पिता डॉक्टर थे। लेकिन मैं तुम्हारे असली माता पिता के बारे में उनसे और जानकारी लेना चाहती थी। मैंने उनसे पूछा कि तेजस के माता पिता आखिर कहाँ रहते थे। मैं उनसे तुम्हारे घर का एड्रेस पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी टूटती हुई सांसों में मुझे इतना बताया कि जिस घर में वो काम करते थे और जहाँ से उन्होंने तुम्हें किडनैप किया था वो घर बागेश्वर में है और बागेश्वर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। वो मुझे साफ साफ तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं बता पाई और फिर उनकी सांस रुक गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी हासिल नहीं कर सकी। मुझे तुम्हारे माता पिता से बात करनी थी, उनको भी बताना था कि उनका बेटा जिंदा है। साथ ही मैंने तुम्हारे बारे में भी पता लगाया, लेकिन मुझे पता चला कि तुम काफ़ी अमीर इंसान बन गए हो और तुम काम के सिलसिले में दुबई गए हुए हो। मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगी और हर दिन बागेश्वर जाकर तुम्हारे घर का पता लगाती रही। उस शहर की गलियों गलियों में घूमती थी ताकि तुम्हारे असली परिवार का पता लगा सकूं और उनको तुम्हारे बारे में बता सकूं कि उनका बेटा जिंदा है। लेकिन फिर तुम आ गए और मैं तुम्हारे परिवार से नहीं मिल सकी। तुमने मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती थी, मगर तुमने मेरी एक न सुनी। मुझे यहाँ से निकलकर कुछ भी करके तुम्हारे घर का पता लगाना था। तुम्हारे परिवार वालों से मुलाकात करनी थी, क्योंकि मैं हर रोज़ बागेश्वर जाती थी और यहाँ आने के बाद भी मुझे जाना था। तुमने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। एक दिन मुझे आहट हुई कि बाहर कोई है। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी। मैंने स्टोर रूम में मौजूद काफ़ी सारा सामान दरवाजे की तरफ इकट्ठा किया और स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान तक पहुंच गई, जहां से मुझे स्टोर रूम से बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा था, जहां पर इस घर की एक नौकरानी झाड़ू लगा रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाई और कहा कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलवा दो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर रही थी, मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। फिर मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसे मेरी बात पर यकीन हो गया। उसने पीछे की खिड़की का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया था। मैं खिड़की से चली जाया करती थी, लेकिन फिर तुमने खिड़कियां भी बंद करवा दी। नौकरानी को पता था कि तुम स्टोर रूम की चाबी अपने कमरे में ही रखते हो, इसलिए उसने तुम्हारे रूम से भी चाबी चुरा ली और मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। नौकरानी ये सब कुछ इसीलिए कर रही थी क्योंकि हमेशा तुम नौकरों के लिए बहुत समझदार और रहमदिल इंसान रहे हो। तुमने हमेशा उनकी मदद की है। जब नौकरानी को ये बात पता चली कि तुम्हारे साथ बचपन में ये सब कुछ हो चुका है तो उसका दिल पसीज गया और वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। इतना कहकर प्रगति खामोश हो गई थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजानी शुरू कर दी और कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है, कहीं से सुनी है या फिर खुद बनाई है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे चौंक कर देखा। कहने लगी कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैंने कहा, मैं भला तुम्हारी बातों पर क्यों यकीन करने लगा?
कि मेरा परिवार जिंदा है और मुझे बचपन में किडनैप कर लिया गया था और तुम्हारे बाप की भी बहुत ज़मीन जायदाद है। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया जो कि आज मैंने पहली बार देखा था। उसने चिल्लाकर कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बस बहुत हो गया। बचपन से लेकर अब तक मैं खामोश रही हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर सब कुछ सहा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरे साथ बागेश्वर चल सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार का पता लगा चुकी हूँ। उन लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तुम अपने परिवार से मिलोगे तो वो लोग तुम्हें पहचान जाएंगे। वो बहुत दावे के साथ कह रही थी। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, अच्छा तो ठीक है, चलो तो चलते हैं बागेश्वर। फिर मैंने उसके बाल मजबूती से पकड़े और कहा कि अगर ये बात झूठी निकली या तुमने मुझे किसी भी तरह अपनी साजिश में फंसाने की कोशिश की तो मेरी जेब में हमेशा बंदूक रहती है। 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। उसने कहा, तेजस, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं उसको अपने साथ गाड़ी में बैठाकर बागेश्वर ले आया था। उसने जैसे तैसे मुझे एड्रेस बताया। हम लोग वैसे वैसे पहुंच गए। यहाँ एक बड़ा सा बंगला मौजूद था। मैं उसको वहां ले गया। अब सुबह के 6 बज चुके थे। रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। हम दोनों को देखकर बंगले के मालिक और मालकिन हमारे सामने आकर खड़े हो गए थे। प्रगति ने उनको मामी की बताई हुई एक एक बात के बारे में बताया और कहा कि आज मैं आपका बेटा आपके सामने ले आई हूँ। वहाँ एक मोटी सी उम्रदार सी औरत थी जो हैरानी से मुझे और वहाँ मौजूद उनके पति, जिनके बाल सफ़ेद, रंग गोरा और आंखों पर सफ़ेद लेंस का चश्मा था, उनको देख रही थी। इस आदमी का चेहरा तो हूबहू मुझसे मिलता था, जो ये बात साबित कर रहा था कि मैं उनका ही बेटा हूँ। जो कुछ प्रगति ने मामा मामी जी की बातों के बारे में उनको बताया और जो कुछ उन्होंने अपने बेटे के गायब होने के लक्षण बताए, वो ये बात सच साबित कर रहे थे कि उनका बेटा आज उनकी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। और मुझे भी इस बात पर यकीन हो गया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक बूढ़ी औरत उतर कर आई, जिसने कहा कि क्या मैं जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ वो सच है। उन्होंने खुश होकर कहा कि मेरा पोता हमारी आंखों के सामने खड़ा है। जिनकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था कि उनको ये सब कैसे पता कि मैं उनका पोता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक कान बचपन से ही नीचे की साइड से कटा हुआ है, क्योंकि जब तुम 3 साल के थे तो सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से सीढ़ियों की रेलिंग तुम्हारे कान पर लग गई थी और तुम्हारा कान कट गया था। मेरी दादी ने आते ही सबसे पहले मेरे कान पर ध्यान दिया था, क्योंकि वो वहाँ पर होने वाली बातों की सरगोशियाँ अपने कमरे से सुन रही थी। मेरे माता पिता ने इस बात का यकीन कर लिया था कि मैं उनका ही बेटा हूँ। उन्होंने मुझे झट से गले लगा लिया, जबकि मैं हैरान था कि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ। मुझे इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। कई सालों बाद आज मैंने अपनी आंखों में आंसू आते हुए महसूस किए थे। मेरे माता पिता, मेरी दादी, सबने मुझे गले से लगाया, जिस पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे अपने जिंदा थे और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मुझे तो मेरा परिवार मिल गया था, लेकिन दूसरी तरफ प्रगति, जिसे मैं हमेशा उन दोनों की औलाद समझता रहा, जो कि उनकी औलाद नहीं थी, उसके साथ भी उन्होंने गलत किया था। ज़मीनों से आने वाले पैसों के लालच में उसे अपने पास रखा हुआ था। यही वजह थी कि वो उसे बहुत प्यार किया करते थे, ताकि गांव के लोग आकर उससे कुछ पूछताछ करें तो वो ये न बताए कि उसके साथ यहाँ इस घर में जुल्म होते हैं। मैंने नज़र भरकर प्रगति की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने उसके साथ क्या किया। बचपन से लेकर अब तक मैं उसे बुरा समझता आया, लेकिन वो तो हमेशा खामोश रही। मैं तो अपने परिवार से कभी मिल नहीं पाता, हमेशा यही सोचता रहता कि मेरे माता पिता इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन आज उसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो सका था। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक सवाल था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने कहा, बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हारे साथ इतने अत्याचार करता रहा, तुमने कभी इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं किया? उसने पहले तो अपनी आंखें बंद कर लीं, जिसमें से आंसू टपके थे। फिर जब आंखें खोली तो कहने लगी, क्योंकि तुम मुझे बचपन से ही अच्छे लगते थे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता था, मुझे तुम पर तरस आता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तरस और हमदर्दी मोहब्बत में बदलती चली गई। ये कहकर उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगी कि तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल गया, अब तुम मुझे अपनी कैद से आज़ाद कर दो। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा कि नहीं, अब कभी तुम मेरी कैद से आज़ाद नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी।
उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे मेरा भी परिवार मिल गया था और मेरी मोहब्बत भी, लेकिन अब मुझे वो गलत काम छोड़ना था जो मैं किया करता था, क्योंकि प्रगति की वजह से ये पॉसिबल हो सका था कि मेरा दिल जो कभी पत्थर का बन गया था वो अब दोबारा से पिघल गया। मैं मालिक प्रमोद के आने का इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आएंगे और मैं उनसे कहूँगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन फिर एक खबर ने मेरे दिल को ज़ख्मी कर दिया। मालिक प्रमोद जी फिर से कुछ दिनों के लिए अमेरिका चले गए थे और उनकी वहीं पर मौत हो गई। उनकी मौत से मुझे ये सबक मिला कि ऊपर वाले ने मुझे सारी खुशियाँ एक साथ दे दी, लेकिन उनकी बात का गम मुझे बहुत था, क्योंकि उन्होंने भले ही मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरा ख्याल रखा था, मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया। मैंने सारे इलीगल काम छोड़ दिए। जैसे जैसे मैं अपने परिवार वालों के साथ रहता रहा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने परिवार से दूर रहना बहुत दुख की बात होती है और उनके करीब रहना किसी बड़ी खुशी से कम नहीं होता। मैंने अपने साथ अपने ही घर में प्रगति को भी जगह दी और कुछ समय के बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी उसके साथ करवा दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।